सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, मैंने इसके पिछली वाली क्लास में आप सबके लिए एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में बताया था। आज की क्लास में हम सभी लोग मॉलिक्यूलर फार्मूले को कैसे डिटरमाइन करेंगे या एम्पिरिकल फार्मूले को कैसे डिटरमाइन करेंगे, इन सारी बातों को सीखेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा और आप अच्छी तरीके से सारी बातों को समझेंगे। तो हमारा जो अभी चैप्टर चल रहा है, नाम उसका क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। मैंने आपसे शुरू में ही कह दिया कि ये आपका जो है न्यूमेरिकल से भरा हुआ है। ये चैप्टर समझना है तो आपको न्यूमेरिकल्स आएगा। चैप्टर को क्लियर करना है तो न्यूमेरिकल को क्लियर करिए, सब कुछ हो जाएगा। तो बताइए आप सभी लोगों को, मैंने इसके पिछली वाली क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर फार्मूला और किस चीज के बारे में बात किया था? एम्पिरिकल फार्मूला। मैंने आपसे कहा था मॉलिक्यूलर फार्मूला किस बात को बताता है? रियल रेशियो ऑफ एटम को बताता है इन वन मॉलिक्यूल। किसी एक मॉलिक्यूल में एटम वास्तव में कितना है उसको बताता है। और ये जो आपके पास होता है एम्पिरिकल वाला, ये सिंपल रेशियो को बताता है ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। किसी एक मॉलिक्यूल में एटम का सिंपल रेशियो कितना है वो आपको बताता है एम्पिरिकल फार्मूला। मैंने एक एग्जांपल बताया था, जैसे हमारे पास ये ग्लूकोज है C6H12O6 है। अगर हम इस ग्लूकोज का रियल रेशियो देखें, रियल रेशियो ऑफ एटम देखें, तो सिंपली आप बोल सकते हैं 6:12 रेशियो कितना है? 6 है। तो इस रेशियो से जो फॉर्मूला बनेगा हम सभी लोग उसे नाम देंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। किस नाम से जानेंगे भाई? मॉलिक्यूलर फार्मूला। और अगर हम इनमें देखें तो इनको, इस रेशियो को सिंप्लीफाई भी कर सकता हूं, 1:2:1 भी लिख सकता हूं। तो ये आपके पास कौन सा रेशियो हो जाएगा? सिंपल रेशियो हो जाएगा। और इस सिंपल रेशियो से जो फॉर्मूला बनेगा उसे हम सभी लोग नाम देंगे एम्पिरिकल फार्मूला। क्या नाम देंगे? एम्पिरिकल फार्मूला। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको सिखाने चल रहा हूं, उसे आप समझिएगा कि कभी कभी आप देखेंगे किसी फॉर्मूले का सिंपल रेशियो और रियल रेशियो सेम रहेगा, क्योंकि उसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। कोई दिक्कत नहीं, वही उसका एम्पिरिकल होगा और वही उसका मॉलिक्यूलर होगा। मैंने आपको जाते जाते लगे हाथ रिलेशन भी बताया था। कैसे? ये रेशियो भाई देखो, 6:12 रेशियो कितना है? 6 है। 6:12 6 है। और लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? और ये सिंपल वाला देखिए 1:2:1 है। अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए। ये जो है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। इज डिवाइडेड बाय 6 है और ये आपके पास एम्पिरिकल क्या है? फार्मूला है। मैं आपसे पूछूं 6 क्या था? एक नंबर जो कॉमन लिया गया था। तो हम अगर इसको, इस नंबर को हम सभी लोग n से मल्टीप्लाई n कह दें तो n इज अ कॉमन नंबर। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि n इज इक्वल क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय एम्पिरिकल फार्मूला। इस बात को मैं बता चुका हूं। आज मैं इसके आगे की और बातें बताऊंगा, आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। मैं आप सबसे बस इतना ही निवेदन करता हूं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ऑनलाइन क्लास में जुड़ें, लाइव क्लास को ज्वाइन करें। और आप सभी लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लिंक को शेयर करिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे या आप टेलीग्राम पे, जो भी आप चलाते हैं सब जगह पे शेयर करिए, कहीं पे छूटना नहीं चाहिए। आवश्यकता पड़े तो आप अपने रिश्तेदारों को फ़ोन भी कर दीजिए। ये एक चैनल है, आप इसको देखिए, आप इसको सब्सक्राइब करिए, लोगों में शेयर भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको कम्युनिकेट करिए। जितना ज़्यादा आप सब लोग की स्ट्रेंथ होगी, मेरी मजबूती उतनी बढ़ेगी, मेरी ताकत उतनी बढ़ेगी। इस बात को याद रखेंगे। और अगर सब कुछ मेरा बढ़ गया, ताकत वगैरह सब बढ़ गया, तो आपका ज्ञान बढ़ने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं आपको हर पल हर समय आपके साथ खड़ा रहूँगा, आपके लिए खड़ा रहूँगा, आपको पढ़ाता रहूँगा। इस बात को आप याद रखेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर ध्यान में रखें तो हम सभी लोगों को ये रिलेशन मिल गया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मल्टीप्लाई एन एम्पिरिकल फार्मूला, राइट?
या n इज इक्वल मिल गया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपसे मैंने पहले ही बोला था कि आप सभी लोगों से दो तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो फॉर्मूला दिया रहेगा तो परसेंट पूछ लेगा, या परसेंट दिया रहेगा तो फॉर्मूला पूछ लेगा। यही दो तरह का क्वेश्चन होता है। मैं दोनों तरह के क्वेश्चन को एक तरह का बता चुका हूं, दोनों को लेके बता देता हूं। जैसे अगर मुझसे कैल्शियम कार्बोनेट दिया है और मुझसे सभी का परसेंटेज पूछना, तरीका क्या था, आप कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल मोलर मास कितना होगा, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, इसका 48, ये टोटल 100 आया। तो आपसे मैंने परसेंटेज के लिए क्या बताया, कैल्शियम का निकालना है, ऑब्टेन मार्क बाय टोटल, ये आपका 40% हो गया। परसेंटेज अगर आप कार्बन का निकालेंगे तो 12/100 बाई मल्टीप्लाई क्या होगा 100, ये 12% हो जाएगा। इसी तरह परसेंटेज अगर ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ये आप 48 बाई कितना लिख देंगे 100 और मल्टीप्लाई 100, ये 48%। अब मैं आपसे जो कह रहा हूं उसे देखिए। जैसे क्वेश्चन में कह दिया कि एक टाइप का सैंपल है, एक सैंपल है और उस सैंपल में जो है कैल्शियम जो है वो 40% है, कार्बन जो है वो आपका है 12% है, ऑक्सीजन जो है वो आपका 48% है। आप उस सैंपल का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालिए। क्या निकालिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला आप निकालिए। क्या करेंगे, मैं आपको जो तरीका बताता हूं आप सभी लोग वही करेंगे, वही अपनाएंगे। ये तो पहले टाइप का था, अब वो क्वेश्चन मेरा है उसको आज हमको बताना है। क्वेश्चन कुछ भी रहे, कैसा भी रहे, आप सभी लोगों को है तो करना ही। क्या करेंगे, इसके लिए आप 5 ब्लॉक बनाएंगे। सबसे पहले इन 5 ब्लॉक में पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक छोटा छोटा करेंगे, चौथा पांचवा बड़ा करेंगे, क्योंकि चौथे पांचवे में ही कैलकुलेशन करना है। पहले ब्लॉक में आप रखेंगे एलिमेंट कौन कौन सा है, दूसरे में रखेंगे उनका परसेंटेज, तीसरे में रखेंगे उनका एटॉमिक मास, चौथे में परसेंटेज बाई एटॉमिक मास होगा और पांचवे में होगा सिंपल रेशियो। क्या होगा, सिंपल रेशियो। एलिमेंट कौन है, एक कैल्शियम है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, राइट। परसेंटेज कितना है, 40% है, 12% है, 48% है। एटॉमिक मास मुझे पता होना चाहिए, कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। इसके अकॉर्डिंग चलिए तो 40/40, 12/12, 48/16, तो ये 3 आया, ये 1 आया, ये 1 आया। अब यहाँ पे एक लॉजिकल थिंकिंग सोचिए, जब आप इसको करेंगे ना तो इनमें से जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी, सबसे कम वैल्यू जो होगी, सबको उससे डिवाइड कर दीजिए। सबसे कम वैल्यू 1 है तो 1 को सभी से डिवाइड करिए, 1 को आप सभी से डिवाइड करेंगे, 3 को 1 से करेंगे तो 3 आया, ये 1 आया, ये 1 आया। तो हमारे पास सिंपल रेशियो अगर देखा जाए ऑफ कैल्शियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, वो 1:1 कितना आ जाएगा 3। तो सिंपल रेशियो पर फॉर्मूला क्या बनता है जरा देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला बनता है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको कितना मिल जाएगा, CaCO3। ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई, चलिए ठीक है। आपसे मैं एक क्वेश्चन और कहता हूं, मैं क्वेश्चन और लेता हूं और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ बातों को बताता हूं, और आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप सभी लोग बड़े आसानी से सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, इस बात को याद रखेंगे। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक सैंपल है और उस सैंपल में कार्बन है 40.1%, हाइड्रोजन है 6.67%, ऑक्सीजन आपका दिया गया है, मान लीजिए आपके पास हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 53.33% आ जाएगा, इतना मान लीजिए। आपसे कह रहा है कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताइए। आपसे क्या कह रहा है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताइए, और आपसे ये भी कह सकता है कि आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। भाई साहब, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताने के लिए मुझे n की जरूरत होगी, और n की जरूरत को पूरा करने के लिए मैं ये फॉर्मूला अपनाऊंगा, और इस फॉर्मूले में ध्यान दीजिए n में थोड़ा चेंजिंग करूंगा। आप लिखेंगे मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला।
जैसे ही आप एम्पिरिकल फॉर्मूला देखेंगे ना तुरंत आप उसका मोलर मास निकाल लेंगे। मैं बता रहा हूं क्या करना है। आप 5 ब्लॉक बनाइए पहले, जैसे ये देखिए 5 बन गए, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। अब ये गिनती बड़ी कमाल की है, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। इसमें रखना है एलिमेंट, इसमें रखना है परसेंटेज, इसमें रखना है एटॉमिक मास, फिर परसेंटेज बाई एटॉमिक मास, फिर सिंपल रेशियो। देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। आपको कभी कभी सैंपल में क्या करेगा, परसेंटेज दे देगा, आप उन परसेंटेज को जोड़ लीजिएगा। अगर 100 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 100 नहीं है तो आप समझिए जितना नहीं है उतना ऑक्सीजन है। यह भी तरीका जानिएगा। तो कार्बन कितना परसेंट है, 40.1% है। हाइड्रोजन कितना परसेंट है, जरा देखो 6.67% है। ऑक्सीजन कितना परसेंट है मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो है 53.3% है। एटॉमिक मास कितना है कार्बन का, 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का कितना है, 16। आप एक काम करिए, डिवाइड करिए तुरंत, 40.1 बाई 12, 6.67 बाई 1, और इसका 53.33 बाई 16। मैं आपको बताऊं, इनको जब सॉल्व करेंगे लगभग 3.3 आएगा। ये तो 6.67 ही आएगा, ये 3.3 आएगा, लगभग इतना आएगा। मैंने आपसे यहां कहा जो सबसे कम वैल्यू हो उसी से सबसे डिवाइड कर दीजिए। 3.33 में सबसे कम वैल्यू यही थी, 6.67 में सबसे कम वाली वैल्यू से डिवाइड करना है। 3.33 बाई 3.33, ये 1 आया, ये आपका 2 आया, ये आपका 1 आया। तो आप बोलेंगे सिंपल रेशियो कितना हो गया, वो आया 1:2:1। किसका, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का। तो हम बोल सकते हैं तब जाके एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना आएगा। मैं आपसे पूछना चाहूं एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो आप CH2O पा गए। जैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालिए तुरंत ही इसका निकाल लिया करिए मोलर मास। अब क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूले का। तो जब आप एम्पिरिकल फॉर्मूले का मोलर मास निकालेंगे, मुझे तो याद है इसका 30 आएगा, आप निकाल के देखिए। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, 12 2 14, 14 16 30। मेरी बात समझ में। अब अगर आपसे कहा जाता कि आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए, तो आप बात समझिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकालने का तरीका क्या था। हमको मोलर मास चाहिए, एम्पिरिकल को तो पता चल गया लेकिन इसका नहीं पता है। तो इसके लिए आपके बुक में कोई या तो इंफॉर्मेशन दी जाएगी जहां से आप सभी लोग मोलर मास निकाल लेंगे। अगर नहीं दी गई है तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, सीधा वहां क्वेश्चन में मोलर मास दिया होगा। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में दिया होता कि इसका मोलर मास जो सैंपल का है 180 आता है, 180 है, तो आप तुरंत ही क्या करते, n = 180/30 करते, ये 6 आता। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाता, 6 × CH2O, ये टोटल आ जाता C6H12O6। ज्यादा क्वेश्चन कराने से कोई मतलब नहीं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। आप एम्पिरिकल फॉर्मूले को ऐसे ही निकालेंगे, राइट। जब आप एम्पिरिकल फॉर्मूले को ऐसे निकाल लेंगे तो एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो आपको n की वैल्यू चाहिए, और n की वैल्यू के लिए मोलर मास मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का या सैंपल का डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूले का मोलर मास तो आप निकाल लेंगे भाई। इसका मोलर मास जो होगा, या हम इसको हटा ही देते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कंफ्यूज कर रहा है। मोलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूले का मोलर मास, हमने एम्पिरिकल फार्मूले का मोलर मास निकाल लिया। फार्मूला निकलेगा तो उसके साथ मोलर मास निकल आएगा, ठीक है। मोलर मास निकालने के लिए मैं आपको बताऊं, हमारे पास बहुत सारे फार्मूले हैं, बहुत सारे टेक्निक हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपने मोल सुना होगा, तो मोल = गिवन मास बाय मोलर मास था। मान लीजिए आपको गिवन मास दे दिया, मोल दे दिया, तो आप अपने आप मोलर मास क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। वैसे ही आपको मैं बता रहा हूं मोलर मास को निकालने का बहुत ही तरीका होता है। तो मोलर मास को निकालने के बहुत तरीकों में से या तो आपको कोई इंफॉर्मेशन देगा जहां से आप मोलर मास निकालेंगे, या फिर क्वेश्चन में ही मोलर मास दे देगा। अब मान लीजिए ये दोनों चीज नहीं दिया तो क्या करेंगे, जब कभी भी ये दोनों चीज नहीं देगा तो वहां n = 1 रख देंगे, और n = जब 1 रख देंगे तो वही उसका एम्पिरिकल होगा और वही उसका मॉलिक्यूलर होगा। मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये पूरी बात समझ में आ गई है। आ गई बात समझ में।
तो आपके यहाँ जो भी क्वेश्चन है आप उनको करिएगा, जैसे भी क्वेश्चन है आप उनको सीखिएगा, करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे शेयर जरूर करिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी लोग जानते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा। आप सबके भलाई के लिए सारी क्लासेस चलाई जा रही हैं, आप सबकी क्लासेस ना छूटे। ये लॉकडाउन का समय तो बहुत जान लीजिए दर्दनाक वाला समय, बहुत खतरनाक समय, डेंजरस समय है। तो आप घर बैठे आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को ब्रेक ना कर पाए, इसलिए मेरा ये प्रयास है। आप सबसे मैं इतना बता दूं, फ्री ऑफ कास्ट आपको ये सारी नॉलेज मिल रही है। तो आप सभी लोग बस मेरे लिए इतना करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए। खाना पीना एक क्षण के लिए भूल जाइए, लेकिन शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो ये सारी कहानी आप सबके लिए ही है। अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ, आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे। एक छोटा सा पोर्शन है तो छोटा सा, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है छोटा सा, लेकिन समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। वो है डेंसिटी। आपके यहाँ न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हेडिंग डालेंगे डेंसिटी। अब आप थोड़ा हंस रहे होंगे, भाई डेंसिटी का तो हम सभी लोग फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, क्या? मास बाई वॉल्यूम। कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़े हैं, अच्छी बात है। आप सोच रहे होंगे हमने तो इसकी यूनिट भी पढ़ा है, केजी पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जब आप चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट में, तो वहां इसकी यूनिट बदल जाएगी, ग्राम पर मिलीलीटर हो जाएगा। और यहां से कंपेयर करिए तो आप सभी लोगों को मिलेगा 1 मिलीलीटर इज इक्वल 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिलेशन आपको समझ में आ जाता है तो आने वाले समय में इस बात को आप याद रखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपको ये रिलेशन समझ में आ गया तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप सभी लोग काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपको जब कभी भी न्यूमेरिकल्स करना हुआ, जब कभी भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा, तो अक्सर वो क्या करेगा, आपको सेंटीमीटर में देगा, आपसे मिलीलीटर पूछेगा। तो कन्वर्जन करना आना चाहिए। अच्छा क्या बताइए, इसको हम 10 की पावर -3 लीटर लिख सकते हैं और इनको 10 की पावर -2 मीटर का क्यूब लिख सकते हैं, मतलब 10 की पावर -6 मीटर क्यूब लिख सकते हैं। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 1 लीटर इज इक्वल 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 लीटर। तो ये रिलेशन और ये रिलेशन आप बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना याराना दोस्ताना भूल जाइएगा, लेकिन ये रिलेशन मत भूलिएगा, क्योंकि सारी यारी दोस्ती आपकी किताब से होनी चाहिए। मैं आपसे एक बात बता दे रहा हूँ और आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ। आप सब लोग को अच्छा लगेगा तो बताइएगा। बड़ी छोटी सी स्टोरी है, लेकिन कमाल की स्टोरी है। आपके दिल को अगर ना छू जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, और वैसे भी आप सब लोग मेरा नाम जानते हैं। देखिए मैं स्टोरी बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। मैं पैदल घर आ रहा था। रास्ते में एक बिजली के खंभे पर एक कागज लगा हुआ था। पास जाकर देखा तो लिखा था, इस रास्ते पर मैंने कल एक 50 की नोट गवा दिया है। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। जिसे भी मिले कृपया इस पते पर दे सकते हैं। यह पढ़कर पता नहीं क्यों उस पते पर जाने की इच्छा हुई। पता याद रखा। यह उस गली के आखिरी में एक घर था। वहां जाकर आवाज लगाया तो एक वृद्धा लाठी के सहारे धीरे धीरे बाहर आई। मुझे मालूम हुआ कि वो अकेली रहती है, उसे ठीक से दिखाई नहीं देता है। तो मैंने कहा, माँ जी आपका खोया हुआ 50 रुपये मुझे मिला है, मैं आपको देने आया हूँ। यह सुनकर वह वृद्धा रोने लगी। बेटा अभी तक करीब 50 से 60 व्यक्ति मुझे 50-50 रुपये दे चुके हैं। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ठीक से दिखाई नहीं देता है। पता नहीं कौन मेरी इस हालात को देखकर मेरी मदद करने के उद्देश्य से लिख गया है। बहुत ही कहने पर माँ जी ने पैसे तो रख लिए, पर एक विनती की, बेटा वह मैंने नहीं लिखा है, किसी ने मुझ पे तरस खाकर लिखा होगा। जाते जाते उसे फाड़कर फेंक देना। मैंने हाँ कहकर टाल तो दिया, पर मेरी अंतरात्मा ने मुझे यह सोचने पे मजबूर कर दिया
कि उन 50-60 लोगों से भी माँ ने यही कहा होगा, किसी ने भी नहीं फाड़ा। जिंदगी में हम कितने सही या कितने गलत हैं ये सिर्फ दो शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। मेरा हृदय उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता से भर गया जिसने इस वृद्धा की सेवा का उपाय ढूंढा। सहायता के लिए तो बहुत मार्ग हैं, पर इस तरह के सेवा करके मेरा हृदय धन्य हो गया। तो मैं आप सबसे एक छोटी सी बात बताऊंगा। तो ये छोटी सी आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी है, और आप कुछ अच्छी चीज़ें करिए, कुछ नेकियां और कुछ अच्छाइयाँ अपने जीवन में ऐसी भी करनी चाहिए जिससे ईश्वर के सिवाय कोई और गवाह ना हो। आजकल लोग क्या करते हैं, वो किसी की मदद करते हैं तो लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं, वो किसी की मदद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पॉपुलर होने के चक्कर में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन सब पे भेजते रहते हैं। लेकिन इस कहानी से यही पता चलता है कि आप मदद करने के लिए आपके पास तरीके बहुत हैं। मदद करने के लिए ज़रूरी ये नहीं है कि 100 लोग गवाह रहें। मदद करने के लिए केवल एक गवाह काफ़ी है, वो आपका भगवान है, आपका खुदा है, आपका मालिक है। यही आपका एक गवाह है। और अगर आप ऐसे सोच कर अगर आप किसी की मदद करेंगे, परमात्मा तो खुश होगा ही, लेकिन आपकी अंतरात्मा जरूर खुश होगी। तो मैं एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपको मैं बताया हूँ। मैं आगे अपने इस पोर्शन को फिर से ले चलता हूँ भैया, कि डेंसिटी इज इक्वल क्या है, मास बाय वॉल्यूम है, जो केजी पर मीटर क्यूब है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ग्राम पर मिलीलीटर है। ये कन्वर्जन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और इस कन्वर्जन को आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको कर लेंगे तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कोई बात बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।